अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर का क्विज का पहला एमसीक्यू। दैट वन इज द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम हैज हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम टोटल है सेवन। सेवन में से ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से रिगार्डिंग हमारे पास पूछा गया है कि उसके पास क्या क्वालिटीज या क्या प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे के सारे एक्सिस हमारे पास अनइक्वल के होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, बट सारे के सारे जो एंगल्स होंगे डेट वन आर एट राइट एंगल। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। थ्री अनइक्वल एक्सिस ऑल एट आर राइट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टल सिस्टम। इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है ही नहीं। क्यूबिक होता है हमारे पास, टेट्रागोनल भी है, हेक्सागोनल भी है, ऑक्टागोनल कोई भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास कौन सी पाई जाती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आयनिक बॉन्डिंग, देन मेटेलिक होती है, देन कोवलेंट, देन एट द लास्ट मोलेकुलर। सो इसी फॉर्म में दिए गए हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास आ जाएगी आयोनिक बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी खासी हाई होती है एक्वस में भी और हमारे पास मोल्टन स्टेट में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड हमें बतानी है कौन सी है। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं है। हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उनकी बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली एंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट वन। देन है मेटेलिक बॉन्ड्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं। सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहलाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड होगा। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। रिजिड लैटिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ये भी हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। नॉन मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन आएगी और आपके पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो फॉर आयनिक बॉन्ड्स एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना जरूरी है। देन व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट बॉइल्स। जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो टेम्परेचर क्या है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मुसलसल आपके पास काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम होगी। जो लिक्विड है उसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। विच फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को डायरेक्टली क्या चीज इफेक्ट करती है, वो हमारे साइज, कलर, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका वीक कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो एथेनॉल, मेथनॉल, एसीटोन वगैरह में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का होगा। वाई डज स्वेटिंग कूल द बॉडी। जब आपका पसीना आता है तो आपकी बॉडी कूल क्यों हो जाती है। इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द स्किन। बी ऑप्शन इज द राइट वन इन सब में से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या होता है जी हमारे पास। इंक्रीज विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, डिक्रीज विद डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, रिमेन कांस्टेंट एट ऑल एल्टीट्यूड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। Which of the following factors increases the rate of evaporation? तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सरफेस एरिया को बढ़ाने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है आपका। तो आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। Which of the following molecules can form hydrogen bond with itself। तो अपने साथ इन सब में से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनाता है, HF। जिगजैग मैनर में आपके पास बना रहा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ए ऑप्शन। Which of the following compound has the weakest intermolecular forces। इनमें से वीकेस्ट किसके पास है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मीथेन और नॉन पोलर कंपाउंड है आपके पास, तो मीथेन में आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आती हैं। NaCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पास, इसमें आयनिक बॉन्ड पाई जाती है। तो CH4 में वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी।
Which type of intermolecular force is present in all the substance regardless of their property? तो intermolecular force किस हर सब्सटेंस पे क्या, चाहे वो हमारे पास पोलर है, नॉन पोलर है, आइंस हैं, किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमेशा सब में प्रेजेंट होगी, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस? तो सब स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल आती है हमारे पास, फिर उसके बाद आती है आयन डाइपोल, फिर हमारे पास एट द एंड लंडन डिस्पर्जन आती है। Which of the following gases would have the highest average molecular speed at the same temperature? For example, इन सबका टेम्परेचर सेम है, तो एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका मैस सबसे कम होगा, तो इन सब में सबसे ज्यादा कम मैस हाइड्रोजन है, तो उसकी स्पीड हाईएस्ट होगी। उसके बाद अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे हाई हो जाएगी। Which of the following gases would have the highest average molecular speed at the same temperature? So I think ये एमसीक्यू आपका रिपीट हो गया है। तो एवरेज मोलेकुलर स्पीड आपकी सेम सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी हाइड्रोजन की। Which of the following correctly describes the relationship between temperature and kinetic energy of gas molecule? So temperature और kinetic energy में आपके पास क्या रिलेशन है? 3/2 kT का। What happens to the average kinetic energy of the gas molecule when the temperature increase? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवरेज kinetic एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आई थिंक सो ए या सी में से एक होगा, यहाँ पे इंक्रीज लिखना था, लिटिल बिट मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सिंपल इंक्रीज, यहाँ भी ये वाला एमसीक्यू थोड़ा सा आपके मिस्टेक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए दैट वन इज इंक्रीज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। अभी आपने फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी, तो इसमें आपके पास इंक्रीज का ऑप्शन लास्ट में होगा। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मोलेकुलर थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन? तो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के मुताबिक इनमें से कौन सी एजम्पशन नहीं है? गैस पार्टिकल्स आर इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये हमारे पास बिल्कुल कहती है। गैस पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू गैस पार्टिकल उनमें कोई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं एग्जिस्ट करती अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थियरी। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है, बाकी तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। गैस पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। वाई डज अ हॉट एयर बैलून राइज? जब आपके पास एयर बैलून हॉट हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? बिकॉज द एयर इन साइड द बैलून बिकम्स डेंसर, द हीट एयर इन साइड द बैलून एक्सपेंड्स एंड बिकम्स less dense, the external pressure decreases, the number of the air molecules inside the balloon increases। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट वन है कि आपके पास जब आप उसको हीट करोगे तो उसके अंदर जो हवा है वो एक्सपेंड करेगी, बिकॉज आपने पढ़ा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसके बाद जब क्या चीज हो जाएगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो लेस डेंस होगी, और लेस डेंस होगी तो वो टॉप पे जाना स्टार्ट कर देगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज गे-लुजिक लॉ मोस्ट एप्लीकेबल? तो गे-लुजिक लॉ इन सब में किस में से आपके पास एप्लीकेबल है? तो अ टायर प्रेशर इंक्रीजिंग इन द समर, दैट वन इज द सी ऑप्शन। कि वो क्या कहते हैं कि आपके पास टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो अ टायर प्रेशर इंक्रीज इन द समर, समर में टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। If the temperature of a gas is increased from 100 to 500 Kelvin at constant volume, by what factor does the pressure increase? तो ये आपको गेलोजिक लॉ ही दिया गया है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, टेम्परेचर डायरेक्टली टू प्रेशर है, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा प्रेशर का भी उतना ही फर्क आएगा। तो टेम्परेचर आपका 100 से 500 बढ़ा है, मतलब 5 गुना, तो प्रेशर भी 5 गुना बढ़ेगा, डेट वन इज 5 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गेलुजिक लॉ? तो गेलुजिक लॉ क्या कहते हैं हमें? कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट वन इज द ए ऑप्शन। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस? तो आइडियल गैस के लिए आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट वन इज द सी ऑप्शन। अ रियल गैस बिहेव मोस्ट आइडियली? तो आपकी गैस जो होगी वो कब आइडियल बिहेव करती है?
तो हमारे पास इनमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, गैस हमारे पास अप्रोप्रिएट बिहेव करेगी जब आपके पास हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगी, तो हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही कम करना है। आइडियल गैस में हम क्या कहते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। तो जितने जितने गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे उतनी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगी। तो लो प्रेशर का मतलब है मॉलिक्यूल दूर दूर है, हाई टेम्परेचर करोगे तब भी वो गैस एक्सपेंड करेगी और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो वो रियल गैस आइडियल गैस के करीब होती जाएगी। तो हम बी ऑप्शन इज द राइट वन। A vessel contains a mixture of 2 moles of hydrogen, 3 moles of oxygen, and 5 moles of nitrogen at a total pressure of 10 atm. What is the partial pressure of the oxygen gas? अगर हमें किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम फार्मूला लगाएंगे या डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि हमें किसी एक गैस का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेट गैस, लाइक हमने ऑक्सीजन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको दिया गया है, डेट वन इज द 10 एटीएम। तो 10 एटीएम, और पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ इससे पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास फार्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने का? जिस भी गैस के आपको निकालने हैं, ऑक्सीजन के निकालने हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। तो टोटल आपके पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपके पास क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द गैसेस इंक्लूड इन द और कंटेन्ड इन द कंटेनर, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। पहले आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे, उसके बाद टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो मैंने ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाला, तो नीचे आपके पास 5 और 3 8 9 10 और ये 10। तो 10 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 एटीएम। तो 3 एटीएम इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी एग्जैक्टली। सो किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है? डॉल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर किसी भी कंटेनर में किसके इक्वल है, जो गैसेस उसमें अंदर इंक्लोज्ड हैं। अगर आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सम होगा, आप उसको सम कर दोगे, दैट वन इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। तो हर गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, टोटल प्रेशर उससे बनेगा, ना कि सिर्फ किसी एक गैस की मदद से। तो उसका अगर हमने किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है कि ये 3 गैसेस हैं, तीनों का अलग अलग अपना अपना प्रेशर है, सिर्फ एक गैस का फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। आपका लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर फॉर द पोटेशियम सॉल्ट्स इन अ फ्लेम टेस्ट? तो सॉलिड्स में आपने पढ़ रखा है कि हर सॉलिड जो आपका मेटल सॉलिड है, उसका अगर आप फ्लेम में लेके जाओ तो वो हर एक को अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। तो पोटेशियम सॉल्ट्स का आपके पास आता है वॉयलेट कलर हमेशा। सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है, और उसके बाद बैरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। ये कुछ कुछ फेमस आपके पास सॉल्ट्स हैं जो आपने करने हैं। वैसे ये सॉल्ट एनालिसिस में भी आप पढ़ चुके हो, सॉलिड्स में भी बात आ जाता है इन केस ऑफ मेटल में। तो ये आपका जी था आज का क्विज। एक एमसीक्यू जरा कम रह गया, 30 होते थे, मे बी बाय मिस्टेक हो, और एक एमसीक्यू में मिस्टेक थी, वो आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्विज।